जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके परिवार ऑफिशियल गेम क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, जैसे की बात करें आज पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं और एक बेहतरीन 15 क्लासेस में मान के चल रहा हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी करा दूँगा। ठीक है, और इन 15 क्लासेस में एक बेहतरीन जबरदस्त तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में आपको कराऊंगा। आपके अपने एग्जाम यूपी पैट के, जी हाँ, अब ये एग्जाम आपका हमारा नहीं, इस सभी का अपना एग्जाम हो गया है, क्योंकि हमको हर हालत में इस अर्जुन बैच से इस पैट वाली नैया को पार लगाना ही लगाना है बच्चा। ये बात याद रखें। इसके बाद आपके सामने कोई लक्ष्य है नहीं, ये बात याद रखें। समझ में आ रही बात? जैसे कि मैंने फिर आज के थंबनेल में कहा है क्या कि या तो तोड़ दो या छोड़ दो। बात का मतलब समझ रहे हैं? या तो एग्जाम को फोड़ दो भैया, अर्जुन की तरह। इस बैच का नाम अर्जुन क्यों रखा गया, इसका जवाब मैं आज आपको दूंगा। अर्जुन याद है ना कौन थे? जिन्हें केवल चिड़िया की आग दिखाई दी थी, है ना? और वही अर्जुन आज आपको बनना है। आपको केवल और केवल अपने एग्जाम पर फोकस करना है और सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। जीएस का जो टाइम शेड्यूल मैंने आपको बना कर दिया है उसी के ऊपर काम करना है। उससे अलग आप चाहे तो अपनी प्रैक्टिस सेशन में क्लासेस दे सकते हैं। इससे अलग बेटा आपको जीएस पे टाइम काम नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके आप स्टडी कर सकते हैं। समझ आ रही बात? ज्यादा क्लासेस के ऊपर जीएस में स्पेशल करके बोल रहा हूँ, है ना? जैसे इंग्लिश 5 नंबर का छोड़ सकते हैं उसको, उसकी बिना काम चल जाएगा हमारा। हम फिर 4 नंबर का पेपर मान के चलते हैं हमारा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 95 मार्क्स से आप लड़ाई करो, 100 को मत करो। समझ में आ रही है? आप उस पर ध्यान मत दो। अब जैसे कि बात करें इंडियन पॉलिटी, तो उसके थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, फिर आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए बच्चा, आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें 8 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं आपके सिलेबस में। अब देखते हैं नंबर 1 पॉइंट पर क्या कहा गया है। भारत का संविधान और इसकी विशेषताएं बोला गया है कि संविधान विशेषताएं में सब कुछ आ गया। निर्माण कैसे हुआ संविधान का, क्या नियम कानून इसमें लागू किए गए, है ना? किस किस ने इसको बनाया, कितना समय लगा, कहां कहां से ये लिया गया, सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे आप। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 आ जाता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपी और एसपी, क्या क्या आपके अधिकार हैं और राज्य के आपके प्रति वो इसमें पढ़ेंगे, है ना? बहुत ही यूनिक टॉपिक डाले गए हैं। अगर पॉलिटी का डीप टॉपिक दिया जाता तो बहुत लंबा टाइम लगता, लेकिन उन्होंने 30 दिन में जो आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं केवल वही सिलेबस में दिए गए हैं। देखिए जरा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार आपके क्या क्या है वो लिखेंगे। फिर आपके बाद पार्लियामेंट सिस्टम को पढ़ेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम भैया संघीय प्रणाली या केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य के जो संबंध होते हैं, किन किन संबंधों के ऊपर ये बंटवारे के हिसाब से काम कर सकते हैं। नंबर 6 पर आ जाता है न्यायिक ढांचा, जुडिशरी कैसी कैसी है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय और माध्यमिक न्यायालय भी, है ना? उसके बाद अगर हम बात करें जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना। ठीक है, जिला स्तर पर कौन कौन सी जॉब होती है, क्या क्या कार्यभार होते हैं, क्या क्या समय होता है और क्या क्या योग्यताएं चाहिए नौकरियों के लिए और उनके स्पेशल कार्य क्या होते हैं जनता के प्रति। ये संविधान में लिखी हुई बातें हैं, वहां से हम इनको पढ़ेंगे। नंबर 8 की अगर बात करें तो स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है? चलो ये 8 टॉपिक है, इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो बात कर लेते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी में, तो बात स्टार्ट होती है किससे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान समझ आ रही है बात? तो क्या होता है भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप। देखो भैया, इसमें एक बात याद रखना, किसी देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को
क्या कहते हैं भैया? संविधान कहते हैं। यानी कि याद रखना, कलेक्शन ऑफ सुपीरियर लॉज। आ रही है बात समझ में? फिर दोबारा से ध्यान देंगे आप कि भैया सर्वोच्च कानून का जो संग्रह होगा उस संग्रह को ही भारतीय संविधान कहा जाता है। आप ऐसा समझ लें, संविधान एक बहुत बड़ी किताब है जिस किताब के अंदर जितने भी गुनाह है और जितने भी कानून है उन गुनाह को कंट्रोल करने के लिए या कार्यभार है सभी प्रशासनिक अधिकारियों के, वो सब कुछ लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, जिसको हमने क्या बोला है, एक संग्रह का नाम दिया है। और यह संग्रह क्या होता है, याद रखना, किसी भी देश के सर्वोच्च कानून का जो संग्रह होता है उसी को आप संविधान बोलेंगे। इतनी बात आप याद रखेंगे। देखो, मैं यहाँ पर खाली कानून न बोल के सर्वोच्च कानून बोल रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं भैया, कानून तो आपने देखा होगा, ट्रैफिक वाला भी दिखाता है नहीं दिखाता है? ट्रैफिक आप चले जाओ है, तुरंत कहीं पर भी आपको रोक देगा, वो भी कानून है। क्या वो भी इसमें बताया गया? नहीं। हमारे देश में 1000 तरीके के कानून है। कुछ को मान लेते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, कुछ पर जुर्माना भर देते हैं, कुछ पर नहीं भरते हैं, और इसके प्रति हमारे कुछ दायित्व भी है। बच्चा समझ में आ रही है बात? तो सारे कानून संविधान के अंदर नहीं आते हैं। आप समझ में आ रही है ना? आप अपनी गली में से जा रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको नमस्ते करनी चाहिए थी, पैर छूने चाहिए, आपने नहीं छुए, आप अपनी मोड़ में चलते जा रहे हैं, भैया चलते जा रहे हैं, ये व्यवहार है। आप मेरी बात समझ, ये कानून आपको कौन सिखाएगा? ये कानून नहीं है, ये व्यवहार है जो आप अपने घर से सीखे। अब इस तरीके के व्यवहारों का कानून के अंदर या संविधान के अंदर वर्णन नहीं किया गया है। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सर्वोच्च कानून जो होते हैं उन्हीं का जो संग्रह है उसी को संविधान बोला जाता है। अ कलेक्शन ऑफ सुपीरियर लॉज, है ना, या इंपोर्टेंट लॉज भी आप इसको बोल सकते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम है। समझ में आ गई बात? चलो, इसको क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये देख लेते हैं। देखो, एक बात याद रखना, 1945 में भैया चल रहा था वर्ल्ड वार सेकंड। कहानी के रूप में आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे पूरी बातों को। याद रखना, यहां से केवल 5 नंबर का आएगा। तो उसी हिसाब से पढ़ना है। कहने को तो डीपू भी पढ़ सकते हैं, इस क्लास को मैं अगले 3 महीने तक भी खींच सकता हूं, लेकिन हमारे पास समय कितना, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो देखो, जब 1945 में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन पूरे जोर शोर से लगा हुआ था। कौन भैया? ब्रिटेन, जिसके हमारे ऊपर शासन करा, कम से कम 150 साल शासन करा ब्रिटेन क्या था भैया? इसमें लड़ रहा था और ब्रिटेन शासन कर रहा था किसके ऊपर? भारत के ऊपर। भारत पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। अब आप समझते हैं कि भारत के अंदर पहले से जनसंख्या जबरदस्त रही है पूरे एशिया के अंदर, है ना। तो देखेंगे जरा, ब्रिटेन भारत से क्या चाहता था कि भैया मेरा जो ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा सैनिक मेरे पास हो, क्योंकि मर भी बहुत रहे थे, है ना। तो ब्रिटेन ने सोचा क्यों ना मैं जिसके ऊपर राज कर रहा हूं वहां से सैनिकों को अकेले ले आऊं। तो ब्रिटेन ने भारत से सैनिक ले लिए भैया, है ना। लेकिन उस समय भारत में भी कुछ राजा महाराजा या आप ऐसा समझ रहे कुछ मिनिस्टर काम कर रहे थे ब्रिटेन के शासकों के अंडर में, जिनकी सीधी बात होती अंग्रेजों से कि भैया कब छोड़ के जाओगे, कब रिहा करोगे, जो सीधी बात कर लेते थे अंग्रेजों से। हालांकि जवाब कुछ नहीं मिलता था। समझ में आ रही है बात? अब ब्रिटेन ने भारत से लोग माने लड़ने के लिए कि भैया वर्ल्ड वॉर के लिए मुझे लोग चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? और आगे किसने याद रखना, क्या नाम बताया मैंने, याद रखेंगे, सर क्लीमेंट एटली।
इन्होंने मांग लिया भारत से कि भैया सैनिक दो, वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के लिए जाना है। चलो जी भैया दे तो देंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? भारत पूछता है, समझ रहे? भारत पूछता है कि भैया हमको क्या मिलेगा? तो अंग्रेज पहले की तरह हर बार लोगों से सहायता मांगते और उनको एक आम की गुठली पकड़ा दे या एक समझ आपको लॉलीपॉप पकड़ा देते थे। क्या कि भैया हम आपको रिहा कर देंगे, आपके लिए ये फैसिलिटी करेंगे, इतनी सारी चीजें कर सकेंगे। अब इससे पहले 1945 से पहले 1857 की क्रांति भी हो चुकी थी। भारतीय लोगों के ऊपर गोले बारूद भी चलाने आ गए थे, उनके घरों से असले भी निकलने शुरू हो गए थे और यही से जड़ें हिलनी प्रारंभ हुई थी अंग्रेजों की, ब्रिटेन शासकों की। समझ में आ रही है बात? तो ब्रिटेन को समझ में आ गया था कि भैया हमारे जाने का टाइम आ गया है, चलना तो पड़ेगा। तो यहां पर ब्रिटेन ने क्या बोली थी कि भैया हम आपको रिहा कर देंगे और आप लोगों के लिए नियम कानून बना के जाएंगे, आप के लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप अपने देश को अपने आप चलाना, हम अपने देश को चले जाएंगे, लेकिन भैया पहले हमको ये लड़वा दो, हमको ये जितवा दो। भारत ने कहा ठीक है, मान गया भैया। थोड़ा सा लल्लू था ना उस समय, तो मान गया। चलो जी अब मान गया तो मान गया, चले गए सैनिक, लड़ लिया भैया, लड़के आ गए, युद्ध शांत हो गया। अच्छा सर युद्ध की बात करूं तो ध्यान रखना जरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये युद्ध शुरू कब हुआ था तो याद रखना 1 सितंबर 1939 को, और समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त 1945 को। ये याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं, है ना? इसको नोट करके लिख लेंगे आप। अब शुरू हुआ था और अब ये अंत हुआ था, बहुत लंबा चला था। समझ में आ रही है बात? बहुत लंबा चला था। ठीक है, चलो जी, हाँ 5-6 साल चला था। चले भैया आगे। सर क्लीमेंट एटली कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री थे। भेज दिया भैया, गुगली पकड़ ली। अब गुगली पकड़ने के बाद आ जाते हैं दोबारा वापसी। अब कौन आ जाते हैं युद्ध के बाद? ब्रिटेन वापसी आ जाते हैं भारत। समझ में आ रही है बात? और किसको लेके आते हैं याद रखना, इसको ऐसे लिखने हैं आप, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारतीयों से कई वादे किए। उनको तो अपना काम निकालना था भैया, बात समझ में आ रही है? उनको अपना काम निकालना था। समझ में आ रही है बात? चलो जब काम निकालना था तो उन्होंने तो जो बात सामने आती है, भैया ये करवा देना, आज ही करवा देंगे, भैया ये करवा देना, ये करवा देंगे। सरकारी नौकरी हमारे लोगों की भी लगनी चाहिए, हमारे बच्चों की भी लगनी चाहिए, उनको भी पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, आज ही करवा देंगे, बस सैनिक भेज दो। ये लोग भैया सैनिक दे दिए और लड़े हमारे लोग। समझ आ रहे? हमारे लोग जाकर लड़े भी, ठीक है, चाहे उनकी हालत कैसी रही है। तो याद कर लेते हैं भैया, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने क्या करा? भारतीयों से कई सारे वादे किए, जिनमें से बहुत कम की वादे पूरे किए गए, है ना? जैसे कि बात करें, इन्होंने क्या भेजा? अब ये लौट करके आए तो भारतीयों ने कहा भैया रिहा कर दो। उन्होंने कहा ऐसे रिहा नहीं करेंगे भैया, अगर अभी रिहा कर दिया तो तुम्हारे लोग तो बदतमीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई ना नियम है ना कानून है, ना तुमको व्यवस्थाओं का पता, ना तुमको न्यायालय का पता, ना तुमको थानों का पता, ना तुमको चौकी का पता, ना तुमको ग्राम पंचायत का पता, ना तुमको नगर पालिकाओं का पता, तुमको कुछ भी नहीं पता, तुमको जिला क्या होता है ये भी चलाना नहीं आता। तो एक काम कर लो भैया, क्या कहा? जो भारत के उस समय राजा महाराजा थे तो बड़े स्तर के लोग थे, जैसे गांधी जी से बात हुए तो उनसे कहा गया, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इन सभी को कहा गया क्या कि भैया एक काम कर लो, हम एक कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं। कैबिनेट मिशन में 3 आदमी थे। क्या कहा गया? हम एक कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं और इस कैबिनेट मिशन का कार्य आपको सारी चीजें समझाना होगा और फिर आप अपने नियम कानून बनाओ और उनको लागू करो, और इतना समय हमको वहां से निकलने में लग भी जाएगा और इतने समय में आप
अपने नियम कानून बना लीजिए और फिर आपकी वहां पर सरकार हो जाएगी, हमें चुनाव लड़वा देंगे, या फिर आप अपने आप लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक चुनाव लड़ लेना और आप गद्दी पर बैठना, राज शासन करना। चलो जी, हाँ हो गई इस बात को। अब कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है, समझ में आ रही है बात? याद रखना, मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन क्या आ गया भैया? भारत आ गया। समझ में आ रहा है? और किस किस को लेकर क्या देखना जरा। सबसे पहले कौन थे जो आए थे सर? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। बात समझ में आ रही है? नंबर 2 पर कौन आए थे? पेंथिक लॉरेंस। बात समझ में आ रही है? और ये पेंथिक लॉरेंस कौन थे? याद रखना, अध्यक्ष थे। इन तीनों में जो हेड थे वो कौन थे? याद रखना, पेंथिक लॉरेंस ही थे। और तीसरे नंबर पर कौन थे? याद रखना, एबी अलेक्जेंडर थे। तो 3 नाम आपके सामने बताए गए जो कैबिनेट मिशन के अंदर आए थे। इन तीनों के सहयोग को कैबिनेट मिशन बनाया गया। ऐसा मत समझना कैबिनेट का मतलब यहाँ पर किसी और का हो गया, कोई और किताब या कुछ और विमान आ गया, नहीं। इन तीनों का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बनते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखेंगे मार्च 2 1946 को आया था। किस किस को लेकर के कैबिनेट मिशन बनाया गया? तो कौन किस किस को लेकर के? सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, उसके मिनिस्टर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, या हेड कौन थे? तो याद रखना कौन थे भैया? पेंथिक लॉरेंस इसके कौन थे? हेड थे। इसको आप याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर आ गई समझ में? चलो जी, यहां तक की बात क्लियर है भैया? चलो इससे आगे की कोई बात कर लेते हैं, देखना जरा। अच्छा याद रखेंगे, जब ये भारत आए, ये तीनों भारत आए, तो इन तीनों ने किस किस से बात की भैया? 2 लोग मुख्य मिले ने। कौन? सबसे पहले कांग्रेस नेता से मिले, जिनको उन्होंने अपनी बातें बताई। और कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता। उस समय बहुत पुरानी पार्टी है, पहली पार्टी थी आजाद होने से कांग्रेस की, है ना। तो ऐसा समझ के चले आप कि 95% भारतीयों का विश्वास किस पर टिका हुआ था? कांग्रेस पर था, है ना। आज की बात नहीं कर रहे, है ना। आज तो थोड़ा मामला गड़बड़ है, कोई बात नहीं। आदमी के जो कर्म होते हैं ना, वो कर्मों के आधार पर उसकी गाड़ी चलती है, ये बात याद रखना। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, कितने लंबे चौड़े करोड़पति के यहाँ पैदा हुई, ये मायने नहीं रखता है। आपका सूरज अगर चमकना होगा ना, तो एक झोपड़ी से भी चमक जाएगा, या एक छोटे से बंगले से, छोटे से कमरे से, एक छोटी सी टूटी फूटी मेज से भी चमक जाएगा। बस आपके कर्म में लगन और मेहनत होनी चाहिए, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है भैया? चले जरा अपने काम पर फोकस करें बस, है ना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी होती है, इसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ जिससे आप गुजर रहे हैं। कितने गांव के, कस्बों के, देहात के लोग होते हैं। कईयों के यहाँ तो अक्सर कुछ टाइम पहले नेटवर्क भी नहीं आते थे फोन पे, अब नेटवर्क आने लगे तो ये ऑनलाइन का सिस्टम बढ़िया तरीके से चल पड़ा है। और बेटा इसका सबसे ज्यादा फायदा ना हम लोगों को है जो गांव कस्बे से, क्योंकि हम डेली बाहर नहीं जा सकते, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अब वही काम हमारा एक टेबल पर बैठकर आराम से हो जाता है, हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। कोटा, राजस्थान, कानपुर, नई दिल्ली, समझ में आ रही है बात? जाने की जरूरत ही नहीं, सारा काम फोन पर हो जाता है ना। लाइव क्लासेस चल पड़ती है, PDF मिल जाती है, और क्या चाहिए? और क्या जान लोगे बच्चे? हाँ चलो आ जाओ सामने। तो क्या बताया?
आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, कल से इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा, कल से अलग गियर में मिलेंगे, है ना। आप देखते रह जाओगे और दौड़ते चले जाएंगे, चले जा, ऐसा नहीं होगा, आपको समझ में आएगा सारा। ठीक, तो बताइए जरा किस किस से मिलाई ट्रिप्स में? ये जो था कैबिनेट मिशन कांग्रेस नेता से और मुस्लिम लीग के नेताओं से मिला, और उससे क्या की गया? बातचीत की, मिलकर के बातचीत की। इसको लिखे था, ऐसे नोट्स बनाने बस, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना के इसको आपको पढ़ने में आसानी होगी। वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? याद रखना 1 सितंबर 1939 को, और समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त 1945 को, याद रखेंगे। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आगे। इससे आगे भी अगर हम बात करें, देखिए जरा क्या बात अब यहां पर आती है। अब बात आ जाती है प्रस्तावना की, कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रस्तावनाएं बताई और फिर हमने किस तरीके से उसको लागू करा अपने ऊपर, अपनी इस संविधान ग्रंथ के ऊपर। ये ग्रंथ है, एक तरीके से समझ लिया, ये ग्रंथ है भारत का, जिसके आधार पर पूरा का पूरा भारत आज भी चल रहा है, समझे। और ये देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने गरीब तबके कबीले से निकल करके अपनी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को सहा। आपने पढ़ी होगी, कभी उनकी जीवनी पढ़ी हो तो पढ़ना, किताब उनकी पढ़ना, द पॉकेट ऑफ हम, तो उसकी जीवनी, उनकी जीवनी आप सुन सकते हैं, कैसा संघर्ष रहा होगा। जब एक भरी क्लास में से किसी बच्चे को निकाल दिया जाए कि वजह से ये कि वो दलित है, शिक्षा तक उसको ना दी जाए, आप समझ सकते हैं वो समय कैसा रहा उनके लिए। और उस व्यक्ति ने आगे चल करके क्या क्या कारनामे किए, ये आप लोग जानते हैं। कितनी यूनिवर्सिटियां की डिग्री उनकी जेबों में लगी हुई थी, कितने सितारे उनके कंधे पर लगे हुए थे, इन सभी के लिए उनको बार बार नमन है ना। चलो बात कर लेते हैं आगे भी, उनकी भी एंट्री अभी होगी यहाँ पर, लेकिन उनसे पहले समझ लेते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। चलो देखें जरा आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद बात आ जाती है भैया, देखिए जरा, अच्छा यहां से ध्यान रखेंगे कि अब तक जो शासन था ना, अब तक जो शासन था वो कहां से आता था? ब्रिटेन से आता था। अब तक का शासन कहां से आता था? ब्रिटेन से आता था। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भैया यही इसका निर्माण करो, है ना। तो यही निर्माण करो, तो निर्माण के बाद क्या क्या बातें बताई, जल्दी से देखें यहाँ। उन्होंने बताया कि भैया पहले इसकी प्रस्तावना तैयार होगी। सबसे पहले क्या तैयार होगी? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम ये संविधान बना रहे हैं, है ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या बताया गया, देखिए नंबर 1 क्या बताया गया? भारत में शॉर्ट नोट बना के चलेंगे, संविधान के निर्माण के लिए किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। समझ में आ रही है बात भैया? ठीक है। और प्रस्तावना यहां से स्टार्ट कर दी जाती, किसकी भैया? संविधान सभा की यहां पर नींव डाली जाती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसको आप याद रखिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? इससे आगे की अगर हम बात करें, एक बात और बताई गई, भैया संविधान को जो चलाएगा उसके लिए आपके पास एक अंतरिम सरकार भी होनी चाहिए। हालांकि चुनाव हो गए, सब चीजें दोबारा होंगी, समझ में आ रही है बात, लेकिन शुरू करने के लिए तो आपको कुछ बनाना पड़ेगा ना।
इसमें 50% से ज्यादा लोग भागीदार बने और भागीदार थे कांग्रेस की ओर, तो सब चीजें एक तरीके से कांग्रेस के हाथ में थी। क्योंकि याद रखना 75% जनता, 75 तो मैंने कम बोल दी है, 85% जनता पंजे के साथ में थी, कांग्रेस के साथ में थी। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने बताया कि आपको एक एंट्रिज्म गवर्नमेंट का गठन करना होगा अपने हिसाब से, और क्या करना होगा इसके बाद में एक भारतीय संघ का निर्माण, एक भारतीय संघ का निर्माण भी आप लोगों को करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए यहां से एक बात ध्यान देंगे, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा की, है ना। देखो ये 3 पॉइंट थे मेन हमारे याद रखना। अब नया पॉइंट यहां से बनकर आ जाता है संविधान सभा। देखो यार संविधान सभा में क्या बताया गया, संविधान सभा में याद रखना इसको मैं नोट कर देता हूं पहले। क्या बताया गया, प्रति 10 लाख लोगों के ऊपर क्या होगी, 1 सीट होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। संविधान सभा में क्या किया था इसको भी नोट कर लें आप कि भैया भारत की, देखो ये संविधान बना रहे किसके लिए, संविधान बना रहे जनता के लिए, जनता में कोई द्वेष ना हो, कोई लड़ाई ना हो। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब जैसे आपके घर में होगा, आपके घर में नॉर्मल सी बात है, किसी ना किसी का तो अधिकार चलता होगा, है ना, कोई ना कोई तो बिग बॉस होता है हर घर में। सलमान खान वाले बिग बॉस की बात नहीं करते, हमारे और आपके बिग बॉस की बात कर रहे हैं। जैसे आपके डैडी होते हैं, अगर उनके भी डैडी जिंदे हैं आपके दादा, तो वो आपके घर के बिग बॉस हैं, है ना। जब तक बिग बॉस आपके ग्रैंड पा जिंदा रहेंगे, जब तक डैडी की कुछ ज्यादा चलेंगे नहीं। लेकिन ग्रैंड पा का हैप्पी बर्थडे बनती क्या होगा, आपके डैडी पावरफुल हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रही है? आप योग्य तो हैं, सुना ना मिर्जापुर का डायलॉग, और जब आपको आप योग्य हो और फिर भी आपको उपाधि ना दी जाए तो आप अभी योग्य नहीं है। अभी योग्यता किसके पास है, पिताजी के पास। लेकिन जिस दिन पिताजी का हैप्पी बर्थडे मिल गया है, समझ गया, आप अपने घर से बाहर निकल गए, कहीं रूम लेके रहने लगे, तो वहां पर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, वो भैया मुन्ना भैया का होगा। समझ रहे हैं? कंट्रोल किसका होगा, भैया आप ही लोगों का होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी याद रखना संविधान जो है ये नियम बना लेते भारत की प्रजा के लिए, जनता के लिए, तो जनता का वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप समझ रहे मेरी बात को? जनता का वहां पर होना बहुत जरूरी था। जैसे गांव में अगर हम बात करें तो गांव में प्रधान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रधान। कई 20,000 लोगों का या 15,000 लोगों का या 10,000 लोगों का, अगर कोई छोटा सा गांव है तो कोई बड़ा सा गांव है, और उस गांव में से कहीं पर मीटिंग बुला रहा है कोई डीएम वगैरह, तो पूरा गांव उठ के थोड़ी जाएगा। पूरे गांव का एक आदमी होता है जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है, जो मीटिंग में बोलेगा हाँ जी मैं उस फलाना गांव से आया हूं। इसका मतलब मेरे पीछे इतनी वोट खड़ी हुई है जिन्होंने मुझको बनाया है। ऐसी जब प्रधानमंत्री कोई मीटिंग लेता है देश का, तो क्या वो 29 के 29 या 28 के 28 राज्यों के लोगों को बुलाएगा? नहीं, काम उठाएगा भैया इतनी करोड़ जनता को। हर राज्य में से एक मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री पूरे के पूरे राज्य को डिफाइन करेगा। वहां पर जो सभा के बीच में खड़े होकर बोलेगा कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, या मैं मुख्यमंत्री दिल्ली, या मैं मुख्यमंत्री कुछ भी ना, उड़ीसा बोल देगा, जो भी होगा, है ना। तो एक आदमी प्रतिनिधित्व, ऐसे यहां पर बताया गया कि प्रति 10 लाख में से एक आदमी उठ के आएगा, 10 लाख में से एक आदमी उठ के आएगा जो सभा में बैठेगा और क्या करेगा, कानून की कमियों को बताएगा या कानून में होने वाले बदलाव को ये बताएगा। भैया बात समझ में आई? आप समझ रहे हैं बात को? प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट बनाई गई, ठीक है। अब देख लेना कैसे कैसे बनाएंगे। अगर मैं बात करूं,
फुल सीटें कितनी ली गई है? 389। ठीक है, अब यहां पर याद रखना दो चीजें थी इसके बाद। ब्रिटेन में, भारत में जो बंगाल का एरिया है, वहां पर ब्रिटेन शुरू से ही आया था, मसालों का उद्योग स्टार्ट किया था, आप जानते हैं, क्योंकि इस साइड में मुगल थे उस समय, है ना, फिर मुगलों को भगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज जिस तरफ को आ गए थे, पश्चिम की तरफ को और साउथ की तरफ को। तो एक तो था ब्रिटेन, भारत बंगाल की तरफ का हिस्सा, और हिस्से में थी देसी रियासतें, जहां पर अभी राजा महाराजाएं, देखा है ना, राजस्थान आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर राजा महाराजा रहते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर था, आधे भारत में तो ब्रिटेन राज कर रहा था, और कुछ जो छोटे इलाके थे, सभी बड़े इलाकों पर तो अंग्रेजी रहते थे, लेकिन कुछ जो छोटे इलाके थे वहां पर, जहां पर जैसे देसी रियासत, जहां पर लोग अपनी प्रथा के अनुसार शासन किया करते थे, है ना, किसी और का इंटरफेयर इनको पसंद नहीं था। आप समझ रहे हैं, भारतीय संविधान इतना बड़ा सिर में दर्द था, एक ऐसा कानून बनाना जिसे अरबों लोग मान सके। आप समझ रहे हैं, मैं बोलूं मेरी एक क्लास है और जो देखेगा उसको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अबे जादूगर थोड़ी हूं, समझ आप मेरी बात को, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ को समझ में आएगा, कुछ को कम आएगा, कुछ को बहुत ज्यादा आएगा, कुछ को बोरिंग लगेगा कि हमने बढ़ रखा है, है ना, लेकिन उसको है ना सब देखने पड़ते हैं। आप समझ नहीं, हर लेवल का बच्चे इस लेक्चर को देखता है, तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ रही हो? ऐसा नहीं कुछ बच्चों ने क्या रखा है, और ऐसा नहीं मैं पहली बार कोई चीज पढ़ा रहा हूं। आपसे पहले अगर आपने 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में या 11 12 में आपने सिविक्स पढ़ा तो वहां पर आपको चीजें मिली होंगी। समझ में आ रही है बात? चलो क्लियर है। तो देसी, एक तो ब्रिटेन भारत हो गया, और एक क्या होगी, देसी रियासतें होगी। इनको कितनी कितनी सीट मिली बात कर लेते हैं। ब्रिटेन भारत की बात करें तो 292, और रियासतों को 93 केवल। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? चलो जी, समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं आगे ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत भी 2 हिस्सों में बटा। एक तो चेंज हो गया विधानसभा, किसमें बदल गया? विधानसभा में, जिसमें कितनी सीटें थी? 292 सीटें। क्लियर है बात? और एक आ जाता है कमिश्नरी। क्या आ जाता है भैया? कमिश्नरी की अगर मैं बात करूं तो कमिश्नरी हो जाती है 4 सीटें। कौन सी हो जाती है? 4 सीटें। उनके पीछे सीटें लिख लेना, अभी आप लोग भूल ही जाओ। 292 सीटें और ये 93 सीटें। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? और अब हो जाता है आपका कुर्ग, और एक हो जाता है सिंध। ये 4 सीटें कमिश्नरी में आती है। बाकी 93 कौन है? देशी रियासतें, जहां पर लोग क्या करते थे? अपना ही शासन चलाते थे, किसी और का इंटरफेयर इनको पसंद नहीं था, लेकिन इनको भी मनवा लिया गया। आप समझ रहे हैं? ये तो प्रशासन है, कुछ भी कर लेगा। क्लियर है बात? चले, इतनी बात समझ में आ गई हो तो चले आगे लिखो जी। नेक्स्ट भैया देखेंगे। अब आगे की अगर मैं बात करूं, यहां से ध्यान रखेंगे आप। देखो याद रखना, जो ब्रिटेन भारत था, अब देखो यहां पर चुनाव कराने थे भैया, कौन कौन इन सीटों पे जीत करके कहां जाएगा? सभा में जाएगा। फिर वहां पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना है कि मैं इस जिला से, इलाके से आया हूं और इतने लोगों के बीच से चुन करके आया हूं, ये बताना था। और संविधान के बारे में बातें स्टार्ट करनी थी। तो बात कर लेकर हम बात करें किसकी? ब्रिटेन भारत की। तो ब्रिटेन भारत में याद रखना कैसे चुनाव हुए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव। याद रखेंगे इसको आप, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। और एक अलग आ जाता है देशी रियासतें। अब देशी रियासतों में क्या पंगा आ गया? मैंने बताया ना, पुराने राजा महाराजा थे, हमको इंटरफेयर नहीं करना। आप ऐसा समझ लो कि ये घर तो है आपका, और अंग्रेज आकर बोल रहे हैं कि भैया कल से तुमको काम नहीं करना है,
तुम्हारे घर का किस टाइम दरवाजे बंद होंगे, किस टाइम खुलेंगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ लेटोगे, क्या खाओगे, सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे। क्या ऐसा संभव है? बताओ। आपके घर में अगर आपको किसी बाहर वाले से इजाजत लेनी पड़े, भैया पानी पी लो, भैया ये ड्रिंक कर लो, भैया ये खाना खा लो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आपको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहां पर याद रखना, मनोनयन के आधार पर क्या किया गया? नॉमिनाइजेशन के आधार पर। समझ रहे हैं? नॉमिनाइजेशन के आधार पर क्या किया गया? इनको कहां भेजा गया? संविधान सभा का सदस्य। मनोनयन के आधार पर याद रखना, संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चले आगे भैया, समझ में आ गई बात? चलो अब बात कर रहे थे आगे, देखेंगे आगे। थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्लास हो सकती है, बाकी कल से इसकी रेगुलर क्लासेस होगी, सीधे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टोरी मुझको कंप्लीट करानी पड़ेगी, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और भैया आपको चीजें समझ में आ जाए कि कहां से बात स्टार्ट हुई है और कहां पर कहानी खत्म हुई है। तो देखना यार, अगर मैं बात करूं संविधान की, बात कर लेना किस किस तरीके से लोग पहुंचे यहां पर। तो याद रखना, टोटल जो सदस्य थे वो 296 थे। कितने थे? 296 सदस्य थे। और इन 296 से याद रखना 208 तो थे कांग्रेस के, समझ में आ रही है बात भैया? ठीक है। और बच जाते हैं कौन? 73। और 73 थे मुस्लिम लीग के। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब चुनाव की पेटियां खुली तो 273 वोट ले ली कांग्रेस ने और बची कुछ 73 वोट मिली मुस्लिम लीग को। अब इसको समझना, थोड़ा सा कम दिमाग का कैसे कहा जाता है ना? या तो कम पढ़ा लिखा कहने या कम दिमाग का समझ लें। अब देखो यहां पर क्या हुआ बच्चा, जो पेटी खुली, देखो ये जो निर्वाचन हुआ था ये केवल इस बात का हुआ था कि सभा के अंदर, मीटिंग के अंदर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये निर्वाचन इस बात का नहीं हुआ था कि कौन शासन करेगा। शासन का चुनाव तो बाद में होना था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब बात की चाहिए थी। अभी फिलहाल केवल ये कह रहे थे कि संविधान सभा के अंदर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो यहां पर याद रखना 208 वोट मिली कांग्रेस को और 76 वोट मिली मुस्लिम लीग को। तो भैया हमारे मुस्लिम भाइयों ने क्या सोचा कि भैया हार गए हम, तो हारा हुआ मान लिया। मुस्लिम लोगों ने क्या कहा कि भैया हम तो हार गए, हमको वोट कम मिलनी है। अब जब हम हार गए तो भैया हम इस कलंक के चौखट पर नहीं चढ़ेंगे। कलंक यानी इस संविधान की चौखट पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा किसने कहा? इस मुस्लिम लीग ने कहा। जितने भी इसके अंदर कैंडिडेट उठे हुए थे 73, इन सब ने क्या कर दिया? संविधान का विरोध कर दिया कि भैया हम इस संविधान सभा में नहीं बैठेंगे और न इस संविधान को मानेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, मानने वाली बात तो बाद में है, फिलहाल क्या कहा कि संविधान सभा में नहीं बैठेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए जी आगे की अगर मैं बात करूं, इसमें याद रखना कुछ निर्दलीय भी थी जो बिना दल के लड़े थे, और याद रखना कुछ महिलाएं भी थी। और याद रखना इन 15 महिलाओं में से 5 महिलाएं आपके संयुक्त राज्य में थी प्रांत में थे। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले से ही पावरफुल है, ये बात याद रखना। समझ में आ रही है बात? पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूं। पूर्वांचल तो ऐसी चीज है, बस क्या बताऊं पूर्वांचल के बारे में।
ऐसा बोला जाता है कि आप वहां पर पीतल फेंकेंगे जमीन पे और जमीन के अंदर से क्या निकल के आएगी, AK-47 निकल करके आ जाएगी, है ना। ये पहले की बात है। आप जानते हैं ये काफी सारे वहां के लोग गैंगस्टर हुए हैं और पंडित का नाम बहुत फेमस है वहां पर। 90% जो गैंगस्टर हुए पंडितों के नाम से हुए, है ना। उसमें जात पात का कोई मैटर रखता नहीं है। जो आदमी गंदा होता है वो किसी भी कौम का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी एक मजहब को आप कौम नहीं कर सकते हैं, है ना। जिस आदमी का कर्म और नियत दोनों खराब होंगे बच्चा, तो उसका धर्म क्या मानना, वो तो धर्म को मानता नहीं, लेकिन तुम उस पर लड़े जा रहे हो, ये मुसलमान ये हिंदू, समझ रहे हैं। आप ही के लिए वो मुसलमान और हिंदू है, बाकी उसके लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है ना। उसको तो बम से उड़ाना है, बस उड़ाना है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को उड़ाना है या मुस्लिम लोगों को उड़ाना है। समझ में आ रही है बात। चलो टॉपिक पर वापस आए। तो 15 निर्दलीय और 15 महिलाएं, जिनमें से 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश में से थी केवल, सबसे ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मात्र 5 महिलाएं केवल उत्तर प्रदेश से, उस समय के अंदर जब महिलाओं को घूंघट के अंदर रखा जाता था। समझ रहे हैं। तो 5 बहुत बड़ी संख्या थी यहां पर। चलिए बात कर लेते हैं आगे से आगे। यहां पर आरक्षण भी मिला, इसके बावजूद भी आरक्षण दिया गया। कैसा कैसा आरक्षण दिया गया देखना जरा। मुसलमानों को दिया गया, उनासी सीटें, और इसके साथ में किसको दिया गया, सिखों को दिया गया। कितनी सीटें, 4 सीटों का आरक्षण दिया गया। और शेष जो सामान्य थी, शेष कैसी सीटें थी, सामान्य सीटें थी। बात समझ में आ रही है। यानी इस पर कोई दल नहीं लड़ा और इनकी संख्या थी 213। बात समझ में आ गई। फिर दोबारा से सुन लेंगे। 294 सीटें थी, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम, निर्दलीय 15, महिलाएं 15। आरक्षण की बात करें तो मुस्लिम 79 और सिख जो थे वो 4 सीटें। और याद रखना शेष सामान्य सीटें कितनी थी, 213 पर आकर रुक गई थी। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब देखें, इसको लिख लेना संविधान की। अब वो दिन आ गया जिसमें बैठक की गई, संविधान की प्रथम बैठक कब की गई, याद रखना 9 दिसंबर 1940। अब आप बोलेंगे भैया एक बात तो बताओ, इतना लंबा समय कहां लग गया। समझ में आ रही है, इतना लंबा समय कहां लग गया। इतने समय के बाद फिर दोबारा से क्या हुआ, ये यहां पर है। समझ में आ रही है। इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि जब ये लोग हारे हम मान लिए ना, लेकिन इन लोगों का इंतजार किया गया कि क्या पता वापस लौट कर के आए, क्या पता सभा में सम्मिलित हो, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। लेकिन कोई नहीं आया। और 3 से 4 महीने के अंतराल में कहा भैया स्टार्ट करो, अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करो। जो माने वो माने, जो ना माने वो ना माने। जो ना मानेगा उसके भी अधिकार इसमें बताए गए हैं कि उसके साथ क्या करना है। ठीक है भाई। उस टाइम कुछ नहीं था, कोई इलेक्शन नहीं था ज्यादा बड़ा, कोई अपनी बात को कह नहीं सकता था। तो प्रथम बैठक थी तो भैया बात माननी पड़ती, जिन लोगों ने भाग किया कांग्रेसियों ने, है ना। चलो जरा आगे की बात कर लेते हैं। तो कुल सदस्य कितने थे प्रथम बैठक में, 208। कुछ जगह पर आपको 211 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको क्लिक करना है 208 के ऊपर। अब इसके ऊपर हम लड़ तो नहीं सकते कि भैया 8 है या 11 है। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं भैया बताओ। समझ में आ रही है बात। ये कुछ बातें फिक्स नहीं है, याद रखना। लेकिन आपका पहली प्रायोरिटी क्या है, 208 है। अगर ऑप्शन में कुल सदस्य पहली बैठक में 8 में देखे 211 है, तब फिर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। चले भैया समझ में आ गई बात। चलो जरा, मुस्लिम लोगों ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। इसको लिख लेंगे आप। मुस्लिम लीग ने
बहिष्कार कर दिया था, प्रथम बैठक की बात कर रहे थे, 3 बैठक होंगी टोटल, याद रखें। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, जो देशी रियासतें थी उनका निर्णय अभी तक नहीं आया था, लेकिन इनका इंतजार किया गया। समझ रहे हैं, आगे भी इनका इंतजार किया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो चलें भैया आगे। क्लियर है इतनी बात? चलो जी अपनी बात को स्टार्ट कर लेते हैं। देखना जरा, बात कर लेते हैं आगे क्या क्या गाड़ी कैसे चलेगी, किस तरीके से लोग काम करेंगे और कैसे कैसे बात को आगे चलते चलेंगे। देखना जरा, अगर मैं बात करूं भैया, पहले दिन याद रखना, फर्स्ट डे सारे सदस्य कैसे थे, अस्थायी थे, है ना। अगली मीटिंग में स्थायी कर देंगे, कह दिया गया, वो फेर बदल करके, है ना। अभी फिलहाल अस्थायी बना दिया, और अस्थायी में जो बनाए गए थे वो अध्यक्ष कौन थे, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो याद रखना कौन से अध्यक्ष, H.C. मुखर्जी थे, ठीक है। और सलाहकार यहां पर कौन बन जाते हैं, याद रखना 3 पद ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। समझ में आ रही है बात? सलाहकार कौन थे, वेनेगल नरसिंह राव। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब ये वेनेगल नरसिंह राव जो थे, याद रखना संविधान सभा में नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, केवल इनको सलाहकार के तौर पर इस मीटिंग में बुलाया गया था कि भैया कहीं पर भी गलती या सही कुछ करना हो तो आप हमको बता देना, सलाहकार का इतना ही काम होता है। कहीं भी गलती दिखाई देगी तो आपको एकदम क्लिक करेगा। कोई युद्ध हो रहा होगा, कोई लड़ाई होगी कहीं भी, यानी जहां पर भी सलाह की जरूरत पड़ेगी राजा को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, वहां पर कौन काम करेगा, वेनेगल नरसिंह राव काम करेंगे, मात्र पहली बैठक में, पहली बैठक के लिए, है ना। तो याद रखना, समझ में आ रही है बात? सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल में क्या किया गया था, ये सभा की गई थी, ठीक है। चलो दूसरी बैठक की बात कर लेते हैं। दूसरी बैठक कब हुई थी भैया, ध्यान रखना, दूसरी बैठक कब हुई थी बताना जल्दी से जरा, क्या बताया मैंने आपको, दूसरी बैठक जो हुई थी भैया, याद रखेंगे आप। अच्छा दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई 13 को। जल्दी जल्दी ये बैठकें हुई थी। बैठकें कैसी हुई थी भैया, ये जल्दी जल्दी बैठकें हुई थी, ठीक है। चले जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 9 दिसंबर को क्या हुई थी, पहली हुई थी, इसको लिख लेंगे यहां पर, 9 दिसंबर को पहली हुई थी, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हो गई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, राजेंद्र प्रसाद। कहां से थे, याद रखना, फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया भैया, अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं तृतीय बैठक की।
13 दिसंबर 1946। कौन बनेंगे अध्यक्ष इस बार? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब अध्यक्ष कौन बन जाएंगे भैया? जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? और इसके कुछ प्रस्तावना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रस्तावना, या आप ऐसा समझ लें कुछ शर्तें। कि भैया ये शर्तें आपको माननी पड़ेगी के आधार पर ये बनेगा। क्या क्या प्रस्तावना बताई गई याद रखना। सबसे पहले डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। समझ में आ रही है बात? लोकतंत्र से क्या बनेगा? संविधान, या लोकतंत्र से सरकार बनेगी। सभी लोग वोट देंगे, उनके आधार पर लोकतंत्र से सरकार बनेगी। उसके बाद गणतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा, है ना? समझ में आ रही है? गण का मतलब लोग, लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए तंत्र है। संविधान के बारे में बात कही जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो याद रखना। तीसरा होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समझते हैं आप? इक्वलिटी का मतलब है समानता। देखो, लोग द्वारा, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और इक्वलिटी, तीन चीजें आप समझ ले। संविधान के ये तीन स्तंभ है। कितने स्तंभ है संविधान के? तीन स्तंभ बनाए गए। कौन कौन से? लोकतंत्र से सरकार बनेगी, गणतंत्र से बनेगी, और समानता का अधिकार बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद रखना 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से क्या हो गया? पारित हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? सर्वसम्मति से। याद रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से पारित हो गया। ठीक है, चलो जी आगे की बात कर लेते हैं। क्या देखेंगे जरा? अभी केवल ये लिख के दिया है कि भैया आपको जो संविधान बनाएंगे, संविधान कमेटी को लिख करके दिया है कि आप जो संविधान बनाएंगे उसमें तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 रिपब्लिक, और नंबर 3 क्या होगा? याद रखेगा, इक्वलिटी का आपको ध्यान रखना है ना? अब बनाएंगे। अब देखो, अब जब बनकर के आएगा उसके बारे में बात करते हैं। क्या बनकर के आया देखना है, उसका आधार है ये, आप ऐसा समझ ले। वैसे जो बनकर के आएगा उसका आधार है ये। कब पारित हुआ था? याद रखना 22 जनवरी 1947 को। और ये कार्य जो है वो BN राव को दिया गया, और BN राव ही लेकर के आएंगे अंबेडकर जी को। समझ में आ रही है बात? चलो, तो कार्य दिया गया BN राव को। ठीक है, और याद रखना BN राव ने क्या करा भैया? बड़ी स्पीड से काम करा। अक्टूबर 1947 तक इन तीन के ऊपर एक प्रारूप बनाया उसने भी। प्रारूप बनाकर के तैयार कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे आपका संविधान बनेगा। और इस संविधान के अंदर की अगर मैं बात करूं तो 243 अनुच्छेद आप इसके अंदर रखेंगे। BN राव ने खचा तैयार किया था। क्लियर बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? चलो जी, क्लियर बात समझ में आ रही है? इसके बाद यहां पर आता है प्रारूप समिति। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आ जाती है क्या? प्रारूप समिति का यहां पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। प्रारूप समिति का निर्माण हो जाता है।
बात समझ में आ रही है। और प्रारूप समिति का निर्माण होने के बाद इसका क्या नाम दिया जाता है? इसको पांडु समिति भी कहते हैं, या फिर इसको याद रखना और क्या बोलेंगे, इसको ड्राफ्ट समिति भी बोला जाता है। ड्राफ्ट समिति भी जो डोमेन बनाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 243 अनुच्छेद बना दिए गए और कितने सदस्य थे? 7। और अध्यक्ष भैया कौन सी कमेटी है जो संविधान बनाएगी उसकी बात कर रहे हैं यहां से। अध्यक्ष कौन से? याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा नाम जिसने भारत को चलना सिखाया। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने भारत को चलना सिखाया, भारत के अंदर नियम कायदे कानून का निर्माण किया। क्या नाम था भैया उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी चलें जरा भैया। याद रखना 21 फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। कब कर लिया? 21 फरवरी 1948 को। थोड़े से चेंज कर दिए कि भैया हम तो चाह रहे थे अनुच्छेद इससे भी कम हो जाए, लेकिन नियम लिखते लिखते 315 नियम बन गए। कितने आर्टिकल बन गए? अनुच्छेद 315 बन गए। और अनुसूची हो गई आपकी कितनी? 315 अनुच्छेद हो गए और 8 क्या बन गई आपकी? अनुसूचियां बन गई। क्या बन गई? अनुसूचियां बन गई। ठीक है, अब याद रखना संविधान सभा के द्वारा ये जो कमेटी है संसद में संविधान को पढ़ा गया। पूरी की पूरी संविधान सभा ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये सुनाया सभी को कि देखो पहले क्या होता था, कई बार चीजों को सुना जाता था, देखा जाता था, परखा जाता था, जब जाकर उन पर स्टाम्प लगता था कि ये वेरीफाइड है ना। तो याद रखना अब यहाँ पर वाचन स्टार्ट होंगे। क्या स्टार्ट होंगे? वाचन। वाचन का मतलब है कि कितनी बार ये पढ़ा गया, कितनी बार ये इसकी गलतियां ढूंढी गई, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें प्रथम वाचन, इनको नोट करके लिखेंगे आप। प्रथम वाचन की अगर मैं बात करूं तो प्रथम वाचन कौन होता है? चार नवंबर 1948 से कब तक होता है? याद रखना भाई, 9 नवंबर। बड़ा है ना भैया, लेकिन फिर भी देखो 3-3, 4-4 दिन में निपटा देंगे सारे, 5-5 दिन। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन होता है। बात करेंगे हम द्वितीय वाचन की, तो द्वितीय वाचन कब होता है? द्वितीय वाचन की अगर मैं बात करूं तो बताना जरा। द्वितीय वाचन की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय वाचन कब से कब तक होता है? पंद्रह नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक। टाइम बढ़ता जा रहा है भाई। पहली बारी में सुन लिया कोई बात नहीं, कुछ गलतियां निकली ठीक कर दी। दूसरी बारी में जब सुना तो और डीप तरीके से पढ़ा, एक एक बात को बहुत मजे के साथ पढ़ा। समझ में आ रही है बात? तो इस बार क्या किया गया? संशोधन किए गए, 7600 संशोधन। संशोधन का मतलब नियम तो नहीं बदले गए, लेकिन नियमों के अंदर बहुत सारी बातें बदली गई। और इन 7600 में से याद रखना मात्र 2400 सही थे।
तो 2400 कौन थे जिनको स्वीकार किया गया? 2400 कौन थे जिनको स्वीकार किया गया? उसके बाद आ जाती है बात किसकी भैया? तृतीयवाचन की। हाँ सही कह रहे हैं आप, ज्यादा टाइम लगा दूसरे वाले में, हद से ज्यादा। हद कर दिया आपने, सुना है ना नाम भैया? हद कर दिया आपने, हद कर दी आपने, है ना? ऐसा ही कुछ है। समझ में आ रही बात? चलो क्लियर है बात? बात कर लेते तृतीयवाचन की। अब तृतीयवाचन का टाइम कहां से कहां तक होता है याद रखें? 14 नवंबर 1949 से कितना आ जाता है भैया? ये आ जाता है आपका 26 नवंबर तक। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और याद रखना इसके तुरंत बाद शुरू के 16 अनुच्छेद लागू किए गए। जैसे ही ये तृतीयवाचन यहां पर खत्म हुआ, खत्म होती क्या हो गया भैया? याद रखना तृतीयवाचन के खत्म होती शुरू के आर्टिकल नंबर 1 से लेके और 16 तक के आर्टिकल थे उनको क्या कर दिया गया? तुरंत लागू कर दिया गया। अब 16 लागू, ये कानून है क्या? इनको हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो बताए बच्चा आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? समझ में आ रही है बात? और आई होप आपको क्लास देख के बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्ट बना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया फिलहाल की क्लासेस का रूटीन क्या है, एक बार फिर आपको थंबनेल पर मिल जाएगा, मेरे बराबर में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या हमारी क्लासेस का शेड्यूल है। और ये शेड्यूल आपको याद रखना, हाँ ये शेड्यूल आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसमें 1-2 दिन का टाइम और लग जाएगा, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा 22 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक का आपका सिस्टम यही रहने वाला है। क्लियर बात समझ में आ रही है? बाकी कोई मैराथन की कमेंट्स वगैरह भी आपको बता दें, ठीक है भैया? जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, कमी अच्छाई लिख करके बताएं। जय हिंद।